व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके आई हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ हिस्ट्री के लिए। गाइस, ये जो सीरीज़ है मैं इस पर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रही थी और मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को काफ़ी एनालाइज किया, उसके पैटर्न को देखा, तब जाके मैंने ये मोस्ट प्रॉबेबल 20-21 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको निश्चिंत बैठ जाना है कि हमारा जो हिस्ट्री का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला गया है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिनको आप एक बार कर लेंगे तो आपको अपने 5 मार्कर्स और 2 मार्कर्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निश्चिंत बैठ जाइए। ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस, पेपर में जाने से पहले एक बार इन्हें देख लीजिएगा तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि मुझे थैंक ही करेंगे, मैम थैंक यू आपने ये करवा दिया। ओके गाइस, तो एक स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। सबसे पहला चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप। लेट्स गो थ्रू इट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, वाई वर द ईयर्स ऑफ 1830s ऑफ ग्रेट हार्डशिप इन यूरोप? एक्सप्लेन एनी 5 रीज़न। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2011, 20, 19, 17, 16, 12 इन सब में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 1830 का जो समय था वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्यों था इकोनॉमिकली। ठीक है, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे उनके लिए वहाँ पर रहना इकोनॉमिकली हार्ड क्यों था? कोई भी 5 रीज़न बताइए। फाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसी भी जगह पर इकोनॉमिक हार्डशिप यानी इकोनॉमिकली वहाँ पर रहना मुश्किल इसलिए हो जाता है किसी भी कंट्री में क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यूरोप की भी यही हालत थी, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। जॉब सीकर्स यानी जॉब मांगने वाले ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जॉब्स। ओके, जो रूरल एरिया में रह रहे लोग थे यानी जो गांव में रह रहे लोग थे वो अर्बन एरिया आ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि अर्बन एरिया में उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। बट क्या होता है, जब मास नंबर पे माइग्रेशन होने लगती है तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्लम्स को जन्म मिलता है। जैसे आपको पता होगा मुंबई में कितनी बड़ी स्लम है पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट है, जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो एक और प्रॉब्लम क्या थी, शहरों में जो छोटे मोटे हमारे प्रोड्यूसर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। किससे कंपटीशन फेस करना पड़ता था? जो यूरोप के मर्चेंट थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। किससे? इंग्लैंड। इंग्लैंड आप जानते हैं यूरोप के साइड में, मतलब थोड़ी सी डिटैच्ड एक आइलैंड टाइप का कंट्री है। वहाँ पर क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका था। वहाँ पर मशीन से कपड़े बनाए जाते थे, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता था वो मशीन के थ्रू बनता था, इसलिए कम समय में ज़्यादा बनता था। इसीलिए वहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते थे। जब ये सस्ती चीज़ें यूरोप के मार्केट में भेजी जाती थी तो जो लोग गरीब ऑलरेडी हैं तो वो सस्ती चीज़ें ही खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए यूरोप के मर्चेंट की चीज़ें कोई खरीद नहीं रहा था। फाइन, आगे क्या है, फिर बोलता है यूरोप के कुछ देशों में आज भी क्या था, मोनार्की चल रही थी, मतलब राजा का राज चल रहा था। ठीक है, अब राजा के राज के अंदर क्या था, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट होती थी, और जो बाकी की जो पहले की 2 स्टेट थी वो नीचे यानी थर्ड स्टेट को कितना ज़्यादा दबाया करती थी। सारा टैक्स उनको देना पड़ता था, जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती थी उन्हीं को देनी पड़ती थी। फिर लास्ट में क्या था, यहाँ पर खाने के सामान का प्राइस भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। मतलब भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के ले भी लेता है। क्या होता है कि यहाँ पर क्या था, कहीं किसी भी जगह पर खाने का प्राइस तब बढ़ जाता है जब खाने की कमी होती है। और खाने की कमी कब होती है? खाने की कमी तब होती है जब वहाँ पर हार्वेस्ट यानी खेती ही उस चीज़ की कमी हो, या फिर खेती यानी हार्वेस्ट खराब हो चुकी हो। इसीलिए क्या हुआ, जब लोगों के पास खाने को नहीं है, जॉब नहीं है, तो बहुत ही बड़े लेवल पे पॉपुलिज्म मतलब गरीबी फैली हुई थी। विच इज़ वाई 1830 का समय यूरोप में रहने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि नेपोलियन ने 1804 में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इंट्रोड्यूस करवाए थे फ्रांस में। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, सबका सिंपल एक ही आंसर है कि 1804 में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मतलब कंट्री को चलाने के लिए ऑफिशियल चेंज जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया था। अब इन बड़े बड़े शब्दों का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए यानी किसी भी जगह को रूल करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए साउथ दिल्ली को रूल करने के लिए उन्होंने क्या किया, आयनगर, सुल्तानपुर, छतरपुर ऐसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया नेपोलियन ने, इसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट, सूबा, ये सब चीज़ें होती थी ना, इसने बोला नहीं, सिंपल डिस्ट्रिक्ट रखो और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। ये एक काफ़ी बड़ा चेंज था गाइस, क्योंकि ऐसा क्या था, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि फ्यूडल सिस्टम जो था वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन था थर्ड स्टेट के ऊपर, और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था फ्रेंच गवर्नमेंट को। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग जो कि 90% थे फ्रांस के, जिनके पास पैसा ही नहीं था, उन्हीं से, नॉट 90%, 80% थे फ्रांस के, उन्हीं से पैसा मांगा जा रहा है। बाकी की जो 2 स्टेट थी जिनके पास भर भर के पैसा था, उनसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। ठीक है, और याद है ना कि लुई 16 ने जब ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो और जब उसने फर्स्ट 2 स्टेट से पैसा मांगना स्टार्ट किया था, तब एकदम से उसने अपना कर्जा चुका दिया था, जो फ्रांस के ऊपर 3 लिवर का खर्चा था। तो इसने भी, नेपोलियन ने, वो खैर वो दूसरी बात है, नेपोलियन ने क्या किया, इसने बोला फ्यूडल सिस्टम को ही मिटा दो, अब सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स नहीं मांगा जाएगा, सबसे मांगा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, द पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज। सर्फडम, सर्फडम मतलब किसी को सर्फ बनाना, सर्फ बनाना मतलब किसी को अपना काम करने वाला। मतलब अगर मैं किसी की सर्फ हूँ तो मैं उसके लैंड पे काम करूँगी और मुझे उसके बदले में कुछ मेमोरियल ड्यूज़ देने होंगे। ड्यू मतलब मुझे पैसा देना होगा अपने मैनर को, मतलब जिसके लैंड पे मैं काम कर रही हूँ उसको मुझे रेंट देना होगा। तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है कि अगर तुम उसके लैंड पे काम कर रही हो तो तुम्हारा भी थोड़ा बहुत हक बनता है उसके लैंड पे, और तुम रेंट नहीं दोगी काम करने का, बल्कि उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट ये बोलता है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपसे कि गिल्ड क्या होता है। गिल्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, फ्रांस में पहले मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को ग्रुप बनाने में मनाही थी। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर कुछ मर्चेंट्स मिलके ग्रुप बना लेंगे तो ये मार्केट को डोमिनेट करने लगेंगे। ठीक है, ये डोमिनेट हो जाएंगे और जो छोटे मोटे मर्चेंट हैं उनके पास तो कोई जाएगा ही नहीं खरीदारी करने के लिए, इसलिए इस चीज़ पे मनाही थी। बट इसने क्या किया, नेपोलियन ने बोला नहीं, आप गिल्ड बना सकते हो, बनाओ, आपको जिस तरह बिजनेस करना है करो, हमें बस फ़ायदा चाहिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। किसी भी कंट्री को अगर ज़्यादा सक्सेस पानी हो, इम्प्रूव करना हो, तो उसको सबसे पहले अपनी रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ये कम्युनिकेट कर पाओ कि किस तरह का सामान है, कैसे कैसे जाएगा, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करवाया जा सकता है। राइट, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। Describe steps taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, वो लोग जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए अपनी कंट्री फ्रांस में लोगों के दिमाग में ये भावना बसाने के लिए कि वो फ्रेंच सिटीज़न हैं और फ्रेंच बेसिकली उनकी माता है, मतलब फ्रांस उनकी माता है, यानी फ्रांस उनकी कंट्री है। राइट, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द आइडिया ऑफ ला पाट्री एंड ले सिटोयन वर एम्फोसाइज्ड फॉर एंड इक्वल राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया। मतलब जैसे हम बोलते हैं भारत माता हमारी है, वैसे इनके यहाँ वहाँ बोला गया ला पाट्रे, यानी फ्रांस क्या है, फादरलैंड है, और ये ले सिटोयन है, मतलब ये सिटीज़न है। इन सिंस वो सिटीज़न है फ्रांस के, तो इनको इक्वल राइट्स मिलेगी, इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट था, अगर एक कंट्री है फ्रांस, ऑफ कोर्स सी बात है उसका एक झंडा भी होगा, तो झंडा जो था वो ट्राई कलर था, मतलब 3 रंगों वाला था। उस झंडे ने, जो अभी तक फ्रांस का झंडा था, बेसिकली शाही दरबार का झंडा था, रॉयल स्टैंडर्ड, उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टेट जनरल क्या था, एक गवर्निंग बॉडी थी, याद है ना, मीटिंग बुलाई जाती थी, तीनों स्टेट से लोग आते थे, तो उसको क्या करा, उसको बेसिकली अब बोला गया स्टेट जनरल में जितने भी लोग होंगे ना, उनको एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करेंगे। एक्टिव सिटीजन कौन थे, 18 साल से ऊपर का जो मेल होता था, जो कि इतना पैसा कमाता है जो कि एक लेबर की 3 दिन की इनकम के बराबर हो, वो इतना टैक्स देता है जो एक लेबर की 3 दिन के इनकम के बराबर हो, तो वो एक्टिव सिटीजन हो जाएगा। औरतें नहीं होती थी एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, स्टेट जनरल के लोगों को इलेक्ट करेंगे, और स्टेट जनरल का नाम बदल के इसने नेशनल असेंबली कर लिया। बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट है, इनका स्टेट जनरल था। ठीक,
फिर इसने बोला, किसी भी आपने भी देखा होगा हमारी कंट्री में लोगों के दिमाग में पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति जगाने के लिए हम गाने गाते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है। हर शहीद दिवस, हर इंडिपेंडेंस डे हम अपने शहीदों को याद करते हैं। तो यहाँ पर भी ये करा जाने लगा ताकि लोगों के दिमाग में एक भावना आ सके कि हम सब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे ही एंसेस्टर्स ने क्या किया था, इस कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए, किससे? ऑटोक्रेसी से, राजा के राज से आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान दी थी। फाइन। फिर क्या हुआ, कंट्री में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आने लगा, यानी कि अब फ्रांस में जो डिफरेंट राजा थे वो अपनी अपनी जगह पे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते थे, अपने रूल नहीं लगा सकते थे। पूरे फ्रांस में अब एक ही रूल लगेगा जो स्टेट जनरल बनाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर कर दिए गए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान भेजने के लिए पहले क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि आप दूसरे के राज्य में कदम रख रहे हैं। बट सिंस अब कंट्री एक ही थी, तो अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है तो अब कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आम आयनगर में 100 रुपये किलो है, तो वो सुल्तानपुर में भी 100 रुपये किलो ही होगा। डिफरेंट जगहों पे उसका थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आएगा, पर इतना नहीं होगा कि यहाँ पर 100 का है तो वहाँ 1 लाख का हो जाए, या फिर यहाँ पर 1 रुपये का है तो वहाँ पर 300 का हो जाए। फाइन। फिर क्या हुआ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच फ्रांस वॉज प्रमोटेड एज द कॉमन लैंग्वेज। मतलब जैसे ही आप इंडिया में आपने देखा होगा, जगह बदलने के साथ साथ लोगों की भाषा बदल जाती है। मेरे हिंदी कहने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, आपके हिंदी कहने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट होगा। भोजपुरी के कितने कितने अलग अलग वर्जन होते हैं, राइट। तो ये जो अलग अलग वर्जन है एक ही भाषा के, उनको डायलेक्ट कहा जाता है। इसी तरह फ्रांस में भी ये था, जगह बदलने के साथ साथ फ्रेंच भाषा का वर्जन बदल जाता था। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, अब पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही फ्रेंच चलेगी जो कि स्टैंडर्ड फ्रेंच मानी जाएगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्रांस के लोगों के बीच में क्या हो, सेंस ऑफ यूनिटी एंड साथ साथ सेंस ऑफ क्या, वननेस एंड कॉमनैलिटी हो, कि हम सब कॉमन ही तो है, हम सब बराबर ही तो है, सब कुछ एक ही तो है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। सबसे पहले तो ये जानिए कि ट्रीटी ऑफ वियना, संधि ऑफ वियना, यानी ये वो ट्रीटी है जो वियना में करवाई गई। कब करवाई गई? 1815 में करवाई गई। किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था? इसको ऑस्ट्रिया ने होस्ट किया था, जिसके चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिच। ओके। इस ट्रीटी को करवाने का मकसद क्या था? इस ट्रीटी को करवाने का मकसद या रीज़न ये था कि नेपोलियन, सिंस वो मर चुका था, आपको पता होगा वाटरलू की लड़ाई में वो मर गया था, तो वो मर गया था, फ्रांस की गद्दी खाली थी, तो फ्रांस का मुकद्दर इन लोगों को तय करना था, मतलब फ्रांस का फ्यूचर इन लोगों को तय करना था। नेपोलियन ने जितने भी नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए थे, याद है ना, 1804 का कोड, वो मिटाने थे और फ्रांस को फर्दर एक्सपैंड करने से रोकना था, मतलब फर्दर आगे बढ़ने से रोकना था। तो इन्होंने क्या किया, एक संधि करी, जिसमें क्या क्या बातें इन्होंने बोली। सबसे पहले इन्होंने बोला कि फ्रांस की फ्रांस में जो पहले डायनेस्टी रूल करती थी ना, राज परिवार जो रूल किया करता था, लुई 16 वाला, तो लुई 16 के ख़ानदान का नाम था बर्बन डायनेस्टी। तो बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया गया, यानी अब लुई 16 के वंशज ही फिर से फ्रांस पे रूल करेंगे। फाइन। नेक्स्ट था कि फ्रांस की बाउंड्री पे फ्रांस की बाउंड्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ताकि वो फर्दर एक्सपैंड ना कर सके। अब फ्रांस किसी और कंट्री पे रूल नहीं कर सकता। फ्रांस की जितनी भी ओवरसी टेरिटरीज थी, मतलब समुद्र पार टेरिटरीज, जैसे ब्रिटेन के हम थे ना इंडिया, वैसे फ्रांस ने भी बहुत सारी कंट्रियों पे रूल किया होगा, उन सबको उससे छीन लिया गया। ठीक। अब फ्रांस के नदन हिस्से पे एक नई किंगडम ठहराई गई जिसका नाम था नेदरलैंड। ओके। सदर्न हिस्से में एक पीडमॉन्ट नाम की जगह आती थी, तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, पीडमॉन्ट में इन लोगों ने जीनू अभी आसपास की जगह है उसको मिला दिया, तो नॉर्थ में नेदरलैंड, साउथ में पीडमॉन्ट, वेस्ट में जितना थोड़ा बहुत जो हिस्सा था वो प्रुशिया को दे दिया। ठीक है। और फिर क्या किया, नॉर्थ ही हिस्से में जो मेजर कंट्रोल था वो किसके पास चला गया, वो चला गया आपके ऑस्ट्रिया के पास। ठीक है। फिर नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस में मतलब उसने क्या किया था, 39 स्टेट्स टाइप की एक ऐसे डिवीज़न किया था कि उसने जगहों को 39 स्टेट्स बना दी थी। तो उन्होंने बोला ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस से उसको जिस तरह पहला था वैसा कर दिया जाए। तो ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ वियना।
ठीक है, इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो गाइज नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सॉल्ट मार्च अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी। सॉल्ट मार्च वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला ये आपसे पूछा है कि सॉल्ट मार्च जो थी वो उसको डिस्क्राइब करिए जो गांधी जी ने अंडरटेक करी थी। तो क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई, गांधी जी सबसे पहले एक लेटर लिखते हैं, किसे? हमारे उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। ठीक है, कब? 31 जनवरी 1930 में। ठीक है, जब वो लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या किया था उन्होंने? 11 डिमांड्स लिखी थी जो कि गरीब से लेकर अमीर तक की डिमांड्स को कवर करता है। ठीक है, कवर करता है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट की। ठीक है, तो सॉल्ट क्या था? गांधी जी का कहना ये था कि सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया गया है, यानी मोनोपोली है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि हम ही प्रोड्यूस करेंगे, वो सबसे घिनौना फेस दिखाती है ब्रिटिश सरकार का। अगर उन्होंने दिए गए वक्त में इस सॉल्ट पे लगे हुए टैक्स को नहीं हटाया, यानी ये 11 की 11 डिमांड्स नहीं हटाई, तो गांधी जी क्या करेंगे? वो ये सत्याग्रह स्टार्ट कर देंगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी तो गांधी जी ने क्या किया? अपनी सॉल्ट मार्च, अपनी फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी। वो जो मार्च थी वो कब स्टार्ट हुई है? मार्च में ही स्टार्ट हुई थी, 1930 में स्टार्ट हुई। इसमें क्या था? उनके कुल मिला के 78 वॉल्टियर्स थे जो उनका साथ दे रहे थे। गांधी जी को कुल मिला के 240 माइल्स कवर करने थे। कहाँ से कहाँ तक? गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात का एक कोस्टल टाउन था, मतलब तट के किनारे बसा हुआ शहर दांडी, वहीं पर जाके उन्होंने क्या करना था? नमक बनाना था। ठीक, तो ये जो मार्च थी वो कुल मिला के क्या हुआ? 24 दिन चली और हर दिन वो 10 माइल चलते थे। जहाँ जहाँ वो रुकते थे वहाँ वहाँ लोगों को समझाते थे कि सिविल डिसोबीडियंस करने का मतलब क्या है, स्वराज को कैसे पीसफुली पाया जा सकता है ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या हुआ? गांधी जी पहुंचते हैं डांडी, और वहां पर पहुंचने के बाद वो बहुत ही पीसफुली नमक बनाते हैं। तो इसी नमक बनाने के साथ साथ क्या हुआ आपका? ये जो मूवमेंट है, इस यहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर लोगों को वो समझा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ब्रिटिश सरकार की, पहली बात तो उनके साथ ओबीडियंस नहीं दिखाना है, मतलब उनकी बात नहीं माननी है, और साथ ही साथ बहुत ही पीसफुली सारे के सारे लॉ भी तोड़ने हैं। कौन से लॉ? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लॉ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी इंडिया वापस 1915 में आए थे। आपसे पूछ रहा है गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह, ये आइडिया इन्होंने साउथ अफ्रीका में फॉर्म किया था जब ये वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, इसका मतलब क्या है? गांधी जी क्या कहना चाहते थे? तो आपका आंसर ये बोलता है कि गांधी जी 1915 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था सत्याग्रह, जिसका मेन मैसेज जो था वो था मास एजिटेशन। मास एजिटेशन मतलब क्या हुआ? जब लोग एक साथ मिलके बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक, सत्याग्रह का मतलब बेसिकली उन्होंने, गांधी जी ने ये बताया था कि अगर आपकी सच्चाई सत्य के लिए है, ट्रूथ के लिए है, तो वायलेंस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लड़ाई सत्य के लिए है और इनजस्टिस के खिलाफ है, यानी नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, तो वायलेंस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रही क्या कर सकता है? बिना वायलेंस का यूज़ किए अपनी बैटल जीत सकता है। कैसे? उसे बस अपने ऑप्रेसर, मतलब जो उस पर जुल्म कर रहा है, उसको ये रियलाइज़ करवाना है, उसकी अंतरात्मा को ये रियलाइज़ करवाना है कि आप मुझ पर गलत कर रहे हो। द मोमेंट ऑप्रेसर को ये रियलाइज़ होगा, वो अपने आप आपके साथ मतलब ये आपके ऊपर ऑपरेशन करना बंद कर देगा। दैट इज़ हाउ यू कैन विन द बैटल ऑफ सत्याग्रह। यही था सत्याग्रह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, किस ईयर में सबसे पहले, मतलब किस साल गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह लॉन्च किया था इंडिया में? तो इसका सिंपल सा आंसर है चंपारण, बिहार, 1916। गांधी जी की फेमस किताब का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, एक और नॉवल का मेंशन किया गया है बुक के अंदर जिसका नाम है उसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, उस आनंद मठ के अंदर एक सॉन्ग लिखा गया था वंदे मातरम। इस नॉवल को लिखने वाले का नाम क्या था, मतलब ऑथर का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज रोल एक्ट 1919? मतलब गांधी जी ने
1919 में आए रोलैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च करने का क्यों सोचा? सबसे पहले तो जानते हैं रोलैक एक्ट जो था 1919 वाला, वो कह क्या रहा था। ये जो एक्ट था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब बेसिकली मान लीजिए पार्लियामेंट, वहाँ पर ऐसे बहुत जल्दी जल्दी में पास कर दिया गया था। ठीक है, हमारे इंडियन मेंबर भी पार्ट थे पार्लियामेंट का, बट उनकी बात सुनी नहीं गई थी। ये लॉ ख़राब इसलिए था क्योंकि ये गवर्नमेंट को पावर देता था कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो रोक सकती है, बंद कर सकती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या, मतलब अगर कांग्रेस कहीं मीटिंग कर रही है तो उसको रोक दिया जाए, कोई दूसरी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई मीटिंग चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे वो ब्रूटली रोक सकते हैं। और साथ ही साथ ये मीटिंग करने वाले यानी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया को, ये शक के बिहाफ पे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, मतलब इनका कोई कोर्ट केस नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी क्या था, गांधी जी को तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि उनने 1916 में चंपारण की लड़ाई जीती थी, फिर उन्होंने खेड़ा की लड़ाई जीती, अहमदाबाद मिल्स की लड़ाई जीत ली थी। तो उनको ये लग रहा था कि अब हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनजस्ट लॉ के खिलाफ क्या कर दिया, अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपकी बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसी में ये जो शब्द है बॉयकॉट, इसका भी प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है। स्वदेशी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अपनी खुद की कंट्री का। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्री से बाहर निकाला जा सके, और उनकी वजह से हो रही कंट्री की दुर्गति, यानी कि इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर लीजिए आप या पॉलिटिकल टर्म्स में बात कर लीजिए, कंट्री का जो पैसा था वो सारा नष्ट हो रहा था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें लीच की तरह चूस रही थी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम कंट्री को स्वदेशी बनाएंगे, मतलब हम बेसिकली अपनी ही कंट्री का सामान यूज़ करेंगे, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे और इन लोगों को बाहर निकाल देंगे। ओके, बॉयकॉट का मतलब होता है बेसिकली ये बॉयकॉट कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले लोग कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए, मैं सेलर हो गई। कल को मेरे सारे कंज्यूमर्स ये डिसाइड करेगी मैं कोई बहुत प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत गंदा है, और मिलके बोले कि हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, तो वो हो गया मेरे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। ठीक है, यानी कि मेरे कंज्यूमर्स ने मना कर दिया उसको यूज़ करने के लिए। फिर था, तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये कैसे चलाया गया इंडिया में। इसको जब स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले तो वो लोग जिनको काफ़ी बड़े बड़े टाइटल दिए गए थे, नवाजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को था, उनको सर का टाइटल मिला था। गांधी जी और सर का टाइटल मिलना मतलब नाइटहुड दी गई थी। गांधी जी को जो केसर हिंद का टाइटल मिला था, इन लोगों ने इसको वापस कर दिया कि हम नहीं मानते अपने आप को केसर हिंद या फिर नाइट। फिर दूसरा क्या था, जो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते थे, काम करते थे, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी पुलिस में, आर्मी में, सिविल सर्विसेज में जो स्कूल जाते थे बच्चे, उन्होंने वो उसे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा जाने लगा, मतलब वो याद है ना, यूरोप में हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में तो ऑलरेडी वो हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, इसलिए वहाँ से जो कपड़े बन के आते थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते थे, इसलिए लोगों ने उसी को ख़रीदना स्टार्ट कर दिया था, और हमारे यहाँ के जो वीवर्स थे, मर्चेंट थे, उनका बिजनेस ठप हो गया था। अब क्या था, लोगों ने वापस से उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी फॉरेन गुड्स को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और वापस से अपने गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ दिसंबर 1929। ये जो दिसंबर 1929 की जो डेट है, हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली डेट है। क्यों? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस की बात करी थी, संपूर्ण स्वराज की बात करी थी। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जब हम स्वराज की बात करते थे ना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि ब्रिटिश हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाए, भले वो बाहर ये कह ले कि आज भी हम इंडिया पे रूल करते हैं, हमारा कोई भी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई डील होगा तो वही साइन करेंगे, बट हमारी कंट्री को छोड़ दे। बट यहाँ पर पहली बार बात करी गई थी कि नहीं, हमें अपनी कंट्री पर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, दिसंबर में। ठीक है, इस सेशन के, कांग्रेस के जो सेशन हुआ था उसका हमेशा प्रेसिडेंट होता था। इस वाले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की यानी फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड को फॉर्मलाइज कर दिया था, मतलब ऑफिशियल तरीके से मांग लिया था। और उन्होंने उसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, पर ये जो सेशन था और ये जो डिसीजन था जवाहरलाल नेहरू का, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली क्योंकि लोग ऑलरेडी थक चुके थे वो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, इसी चीज़ के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दांडी मार्च को वो क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तभी दांडी मार्च को ज़्यादा इसमें सक्सेस मिल गई थी। एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कोई भी 3 इफेक्ट बताइए जो इंडिया की इकोनॉमी पे हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, लोगों ने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। वही मूवमेंट जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल वापस कर दिया था, लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि फॉरेन मेड कपड़े यानी ब्रिटेन मेड कपड़े वो पहनना भी बंद कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से सबसे पहले जो हमने फॉरेन की गुड्स को बॉयकॉट किया था ना, और लिकर की शॉप यानी कि जो शराब के ठेके होते थे वहाँ पर जाके औरतें क्या करती थी, उसे पिकेट करती थी। पिकेट करना मतलब एंट्रेंस पे जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देना ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी बॉन फायर्स लगाई जाती थी, मतलब लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा कपड़ा हाथ में ले लेंगे और गली गली जाके लोगों की खिड़कियों के नीचे खड़े हो जाते थे ताकि लोग क्या करें, अपने फॉरेन वाले कपड़े उस पर फेंक दें और बाद में उनको जला दिया जाता था। ठीक, तो जब ऐसा होने लगा, लोगों ने कपड़े फेंकना स्टार्ट कर दिया, खरीदना ही बंद कर दिया, तो 1921 से लेकर 1922 के बीच में वो ट्रेड जो 102 करोड़ का कभी हुआ करता था, सीधा 57 करोड़ पे आ गया था, मतलब सीधा आधा हो गया था। ठीक है, जो हमारे मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया। ठीक, लोगों ने इन कपड़ों को पहनने से मना कर दिया, और हमारे यहाँ पर खुद की हैंडलूम्स लगाई जाने लगे। हैंडलूम्स मतलब वहीं जहाँ पर ये धागा बनता है, कपड़ा बनता है, जिसपे खादी का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज करा जाने लगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो इस चैप्टर का वो ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में डिफरेंस क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कुछ कहे तो वो नहीं मानना था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोऑपरेशन तो बंद ही करो, साथ ही साथ अभी तक जितने रूल बनाए हैं वो सब तोड़ दो। तभी तो दांडी मार्च करवाया गया था, रूल तोड़ा था ना उन्होंने। नेक्स्ट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद क्यों करा। नॉन कोऑपरेशन बंद इसलिए करवाया गया क्योंकि चौरा चौरी एक जगह है यूपी में, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए बंद करवाया गया था क्योंकि हमारे जो वायसरॉय थे इरविन, उन्होंने गांधी जी से एक पैक्ट कर लिया था, एक समझौता कर लिया था। ठीक है, फिर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छोटे फार्मर्स, मतलब जो छोटे तबके के फार्मर्स होते थे उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, छोटे तबके के फार्मर्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में छोटे तबके के फार्मर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। हाउ डिड द रिच पेजेंट्स एंड वुमेन टेक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिच पेजेंट्स की बात करेंगे, वुमेन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिच पेजेंट्स थे, सबसे पहले तो क्या था, ये जो पेजेंट थे यानी जो मजदूर थे वो कमर्शियल क्रॉप्स के फार्मर थे। कमर्शियल क्रॉप मतलब क्या होता है, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उन्हें बेचा जा सके। सिंस डिप्रेशन चल रहा था 1930 के आसपास, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, तो इनकी इनकम तो हो नहीं रही थी, कैश बहुत कम था इनके पास, और गवर्नमेंट जो थी वो अपनी रेवेन्यू डिमांड यानी अपनी जो टैक्स की डिमांड थी उसे कम कर नहीं रही थी। इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने भर भर के यानी भारी मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। ठीक है, इनकी लड़ाई किस लिए थी, इनकी लड़ाई थी हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ फाइट करने की। वुमेन का रोल ये था बेसिकली, जो औरतें थी वो भी बहुत बड़े नंबर में अपने घरों से बाहर निकल के आई थी। ठीक, जब वो घरों से बाहर निकल के आई थी तो वो गांधी जी की बात सुनती थी। गांधी जी का मानना था कि एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने एक अच्छी माँ बने और साथ ही साथ क्या करे, अपनी फैमिली को अच्छे संस्कार दे। उनका ये ज़्यादातर मानना था, इससे ज़्यादा रोल नहीं बताया गया है आपकी बुक में, अदरवाइज रोल था, बहुत सारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीज़न टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था,
याद है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो था जो 1920 में हुआ था। इसको विड्रॉ करने का रीज़न 1922 में हुआ था, यानी चौरा चौरी का जो हादसा था, कांड था, वो 1922 में हुआ था। क्या हुआ था? कुल मिला के 22 पुलिस वालों को जला के मार दिया गया था। ठीक है, क्या था? ये पुलिस वाले एक बार एक गांव से, चौरा चौरी नाम के गांव से गुजर रहे थे। वहाँ पर कुछ गांव वाले सो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, उन्हें गोली मार दी थी। इसी के गुस्से में आके नेक्स्ट दिन इन गांव, जो बचे हुए गांव वाले थे, उन्होंने क्या किया, वो पुलिस स्टेशन ही जला दिया था। इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस होने लगा, दंगे होने लगे, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन? आसाम में जो टी गार्डन था, उसको बिना परमिशन लीव नहीं किया जा सकता था। ऐसा कौन सा रूल ये बोलता है? तो उस रूल का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ठीक है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फॉर्मुलाइज? अभी हमने पढ़ा है कि पूर्ण स्वराज की सबसे पहले जो डिमांड थी, मतलब पूरी तरह से स्वराज की जो डिमांड थी, वो 1929 लाहौर सेशन में दिसंबर में मांगी गई थी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। वंदे मातरम किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? अबिंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। इसमें द्वारकानाथ टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि द्वारकानाथ टैगोर, एज द नेम सजेस्ट, बंगाल के एक ट्रेडर थे। इन्होंने अपना फॉर्च्यून, यानी अपनी जो वेल्थ थी, वो चाइना के साथ ट्रेड करके बनाई थी। ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में आ गए, यानी इन्हें इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब ये वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने 6 जॉइंट वेंचर कंपनियाँ, स्टॉक कंपनियाँ इस्टेब्लिश करी थी 1830 से लेकर 40 के बीच में। ओके। जो ये टैगोर थे, मतलब इनका 1840s के अराउंड बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बट बाद में जाके 19th सेंचुरी में जो लोग, जो चाइना ट्रेड जितने भी लोगों ने किया था, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, तो ये भी उसी से पैसा कमा रहे थे, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये वो थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी इंडिया में। क्यों ये चाहते थे कि इंडिया एक इंडस्ट्रियल नेशन बने? क्योंकि इनको लगता था कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो वो वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। वेस्टर्नाइजेशन मतलब हम वेस्ट की आदतें अपना लें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रिया सेटअप हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए इन्होंने शिपिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन, इंश्योरेंस, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इंडिया एक डेवलपिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन सके। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ एनी 3 अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो तो द्वारकानाथ टैगोर की होगी। वो बंगाल के ट्रेडर थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनियां इस्टेब्लिश करी थी। इनके पास उसके लिए पैसा कहाँ से आया था? ये चाइना के साथ ट्रेड करते थे, उसी के थ्रू इनके पास पैसा आया था। ठीक है। दूसरे थे बॉम्बे की बात है, और बॉम्बे से 2 यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक दोनों के दोनों पारसी थे। जो पारसीज है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये इंडस्ट्रियल सेटअप करने में इंडिया में। तो जो पहले थे उनका नाम था दिनशॉ पेटीट, और दूसरे का नाम था जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है। इनका टाटा एंटरप्राइजेस इन्हीं के हैं। इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स सेटअप किए थे इंडिया में, और इन्होंने भी अपनी जो वेल्थ थी वो कैसे कमाई थी? चाइना ट्रेड के थ्रू, यानी एक्सपोर्ट करते थे चाइना को ये रॉ सामान। ठीक है। फिर इन्होंने रॉ कॉटन इंडिया से इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट थे हमारे सेठ हुकुमचंद जी, एक मारवाड़ी थे। मारवाड़ी लोग तो होते ही बिजनेस के लिए फेमस हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इंडिया की पहली जूट मिल स्टैब्लिश करी थी। वो कहाँ स्टैब्लिश करी थी? कलकत्ता में, जो कि 1971 में स्टैब्लिश करी गई थी। इन्होंने भी अपना पैसा जो था वो चाइना ट्रेड के थ्रू कमाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ ट्रेड कितना ज़्यादा था इंडिया के साथ। हम ओपीएम का ट्रेड किया करते थे। ओपीएम यानी क्या? जो मतलब ड्रग्स बनाने में काम आता है। लोग ड्रग्स यानी मेडिसिन बनाने में काम आता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर गोमस्ता एंड हाउ डिड दे बिकम गुड पार्टनर्स ऑफ ब्रिटिश मैनेजमेंट सिस्टम? गोमस्थास कौन थे? गोमस्थास बेसिकली पेड सर्वेंट थे, यानी पैसे दिए गए नौकर थे। किसके नौकर थे? ब्रिटिशर्स के नौकर थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी तो वो क्या कर रही थी, हमारे यहाँ के वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कि आप हमारे लिए कपड़ा बनाइए, अच्छा क्वालिटी ऑफ कपड़ा होगा, हम उसे खरीद लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने और वीवर्स के बीच में एक और बंदे को रख लिया, एक बिचौलियों को रख लिया, जिसका नाम था गुमस्ता। ठीक है, गुमस्ता का काम क्या होता था, जो भी लोग वीविंग कर रहे हैं, मतलब जो सिलाई कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करो, कपड़े की क्वालिटी चेक करो और सारा कपड़ा कलेक्ट करके हमें भिजवा दो। ठीक है, जब ऐसा होता था, बेसिकली जो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका मेन मकसद ये था कि कंपटीशन एलिमिनेट हो जाए। यानी वो कपड़ा जो इंडियंस पहले बना के खुद के नाम पे बेचते थे कि इंडिया का इंडिया का, अब वो कपड़े पहले ब्रिटेन भेजे जाते थे और वहाँ से ब्रिटिश कपड़ों के थ्रू बेचा जा रहा था। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल करते थे ये लोग, और साथ ही साथ रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क बना रखी थी। मतलब इंडिया से कच्चा कॉटन, यानी कच्चा नहीं, रॉ कॉटन और सिल्क, जिसके कपड़े पहले हम बनाया करते थे, और जब हम बनाते थे तो वो हमारे कपड़ों की तरह बेचा जाता था। अब क्या था, ये लोग हमारे यहाँ से रॉ कॉटन उठा रहे थे, उससे पहले ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ पर उनको मशीन के थ्रू कपड़े बनाए जाते थे, और फिर वो जो कपड़ा इंडिया भेजा जाता था ताकि यहाँ के लोग उसे खरीद ले। तो नाम किसका हो रहा है, नाम हो रहा है ब्रिटिशर्स का, पर पैसे भी ब्रिटिशर्स के पास जा रहे हैं, और हमें लग रहा था कि हमारा फ़ायदा हो रहा है जब हम कॉटन उन लोगों को दे रहे हैं। फाइन, क्या हुआ, जब ये गुमस्ता लोग थे, हमेशा बिचौलिया क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं, वो अपना कमीशन काटने लगते हैं। तो ये जो गुमस्ता थे वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे हमारे वीवर्स को, इसीलिए इनके बीच में और वीवर्स के बीच में नोकझोंक होने लगी और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में क्या नाम है, जो ये कॉटन वीवर्स थे, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि हम जो इतने सालों से, जब ब्रिटिशर्स ने हमसे क्या किया, हमसे कपड़ा ख़रीदना बंद करके हमसे कॉटन ख़रीदना स्टार्ट किया था, तो वो कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। बट क्या था, अब वो कॉटन का एक्सपोर्ट भी, कॉटन का एक्सपोर्ट तो करते थे, साथ ही साथ हम कपड़ा भी बेचा करते थे। तो कपड़े का एक्सपोर्ट तो वो ठप होता जा रहा था, अब कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन के कपड़े काफ़ी चीप मिलने लगे थे। ठीक है, अब क्या था, बाहर तो जा ही नहीं रहा है, साथ ही साथ हमारे खुद के मार्केट में, इंडिया के खुद के मार्केट में क्या था, मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े, यानी मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, वहाँ पर जो मशीन से बनाए हुए कपड़े होते थे वो यहाँ पर लेके आए जाते थे। काफ़ी ज़्यादा चीप हुआ करते थे, वो काफ़ी सस्ते थे। क्यों सस्ते थे? क्योंकि मशीन में बने हुए कपड़े हैं। तो जब सस्ते कपड़े किसी मार्केट में आएंगे तो गरीब इंसान, क्योंकि इंडिया की उस टाइम पे पॉपुलेशन ज़्यादातर गरीब थी, तो वो वही कपड़े खरीदा करती थी एज़ कम्पेयर टू हैंड मेड क्लोथ्स विच वर मेड बाय इंडियंस। ठीक है, 1860 में क्या हुआ, इंडियन वीवर्स जो थे उनको एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उनको जो रॉ कॉटन थी वही नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने कपड़े बना सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या था, सिविल वॉर हो गया था। सिविल वॉर जब हुआ था तो अमेरिका से पहले क्या था, ब्रिटेन जो था वो अपनी कॉटन अमेरिका से मंगवाया करता था। सिंस सिविल वॉर हो गया था अमेरिका में, तो अमेरिका ने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे। अब ब्रिटेन को कॉटन चाहिए था तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया से कॉटन लेना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे कॉटन के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो ऑफकोर्स ही बात है ना, जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब वही कॉटन जो बहुत सस्ती मिला करती थी उसके प्राइस बढ़ चुके थे क्योंकि उसको ब्रिटेन जाना था। इतनी महंगी कॉटन जब उनको ख़रीदनी पड़ रही थी तो लोगों के पास तो पैसा था ही नहीं कि इतनी महंगी कॉटन ख़रीद सके। इसीलिए उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े बनाने में, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, ये प्रोफेशन ही छोड़ रहे थे। ठीक, फिर क्या हुआ, जो फैक्ट्री थी इंडिया में वो बहुत बड़े स्केल पे क्या करती थी, ये कपड़े बनाया करती थी। इंडिया में भी जो फैक्ट्री थी ये इतने बड़े स्केल पे कपड़े बना रही हैं, ब्रिटेन से भी जो कपड़े आ रहे हैं वो इतने बड़े स्केल पे बन रहे हैं और इंडिया में आ रहे हैं। तो जब मशीन पूरी तरह से ओवरटेक कर रही है तो जो हमारे वीवर्स जो पूरी दुनिया में फेमस थे अपने हाथ की सफाई के लिए, उनका कपड़ा बिकना बंद हो गया था। बिकॉज नॉट एवरी वन वॉज रिच, हर कोई रिच नहीं था, यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग गरीब ही थे। सिर्फ और सिर्फ लग्जरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ राजा और रानियों की मतलब की बात रह गई थी। इसीलिए इन कपड़ों की जो खरीद बिक्री थी वो बहुत कम हो गई थी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनी अ टाइम्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स मेक्स द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप्स इन यूरोप। मतलब
बहुत बार ऐसा होता है कि एक नई क्रॉप ज़िंदगी और मौत के डिफरेंस को बताने लगती है और काफ़ी ज़्यादा फासला बन जाती है ज़िंदगी और मौत में। इस स्टेटमेंट को आप का मतलब बताइए विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में? पोटैटो क्रॉप जो कि यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब यूरोप में आलू के क्रॉप का इंट्रोडक्शन हुआ था तो उससे पहले उसकी क्या सिचुएशन थी और उसके आने के बाद उसकी क्या सिचुएशन हो गई, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फूड सच एज पोटैटो, मतलब आलू की जो क्रॉप थी यानी पोटैटो की जो क्रॉप थी वो यूरोप में अननोन थी, मतलब लोग वहाँ के नहीं जानते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। कब तक? जब तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी ना, उन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका को खोजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो इनको वहाँ पर दिखा कि लोग एक नए तरह का फूड खा रहे हैं जिसको पोटैटो कहते हैं, और इन्होंने क्या किया, इसे यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया वहाँ पर कि जो यूरोप के पुअर लोग थे अब उनके पास भी ऐसा खाना था जिसको वो खा के अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, और पहले के मुकाबले में उनकी लाइफ कुछ ज़्यादा बेटर हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक कि यूरोप का ही जो हिस्सा है यानी ब्रिटेन का जो हिस्सा है आयरलैंड, वहाँ के लोग इतने डिपेंडेंट हो गए आलू के क्रॉप में, यानी आलू उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना बड़ा पार्ट बन गया कि जब 1840 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, मतलब क्या हुआ था वहाँ पर, नॉट फेमाइन, वहाँ पर जो आलू की क्रॉप थी वो ख़राब हो गई थी। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? बिकॉज ऑफ स्टारवेशन मतलब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, भूख के मारे मारे गए थे, क्योंकि खाने में वो लोग आलू ही खाते थे। ठीक है, दैट इज़ हाउ अ क्रॉप लाइक आलू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिजाइंड फॉर? What made them shift their attention toward developing countries? IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया ही क्यों गया था? ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपना अटेंशन डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस की तरफ पहुंचाया? ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको डिज़ाइन इसलिए किया गया था, इनको पोस्ट वॉर मतलब वॉर होने के बाद डिज़ाइन किया गया था। किस लिए? डेवलप्ड नेशंस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। यानी ये वो नेशंस थे जिन्होंने अभी अभी वॉर लड़ा था, इनके पास क्या था, इनकी इकोनॉमी ख़राब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। इनकी इकोनॉमी को रीस्टोर करने के लिए, वापस से ठीक करने के लिए इन दो इंस्टीट्यूशंस को, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इनको तैयार किया गया था। इन दोनों को मिला के ब्रेटन वुड सिस्टम कहा जाता था, क्योंकि ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता था, क्योंकि इन दोनों की जो इनॉग्रेशन थी यानी इन दोनों को जो जन्म दिया गया था वो ब्रेटन वुड नाम की जगह पे ही दिया गया था। ठीक है, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर सकते थे या उनके बारे में कुछ कर सकते थे। इनके पास अभी भी ऐसी एक्सपर्टीज़ या ऐसी नॉलेज नहीं थी कि ये डेवलपिंग नेशंस यानी वो नेशंस जो कि अभी अभी कॉलोनाइजेशन की चपेट से यानी गिरफ्त से बाहर आए हैं, उनके साथ उनके लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यूरोप और जापान ने इसकी IMF और ये वर्ल्ड बैंक की मदद से बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रिस्टोर कर लिया, और बाद में जाके इस पर लेस डिपेंडेंट हो गए कि अब इनको इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर इनने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और IMF ने, जब सिंस डेवलप्ड नेशन को इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने अपना अटेंशन डेवलपिंग नेशंस की तरफ एकत्रित करना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी नई डेवलप्ड नेशन मतलब नई नई तरीके से जो डेवलप हो रही थी और अभी अभी जो कॉलोनाइजेशन से बाहर निकली कंट्रीज़ थी, इनकी तरफ इनका अटेंशन आया। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, मतलब यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और इनका मेन एम ही यही था कि अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। दूसरा इनका एम ये था कि अपने आप को सही मायनों में डीकॉलोनाइज़ किया जा सके। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो जो कंट्री इन पे राज कर रही थी वो इनको छोड़ के जा चुकी थी, बट आज भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज पे यही कंट्रियाँ रूल कर रही थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक को ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज इन ब्रिटेन। कोई 5 इफेक्ट बताइए जो कि ब्रिटेन में लगाए गए कॉर्न लॉ जो वहाँ चल रहे थे उनको मिटाने से हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ब्रिटेन में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, अर्बन सेक्टर बड़ा होने लगा, मतलब शहर बड़े होने लगे, शहरीकरण बड़ा होने लगा, और शहरीकरण के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बड़े पैमाने में फैलने लगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने लगा तो क्या था, एग्रीकल्चरल गुड्स की यानी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स की, रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंडेड ग्रुप्स पे यानी जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा।
तो लोगों ने गवर्नमेंट के सामने कॉर्न लॉ मिटाने की ज़िद स्टार्ट कर दी। ठीक है, कॉर्न लॉ का मतलब ये था कि बाहर से जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन था। मतलब गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले सामान पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। अब लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, इनको हटाइए। तो अब क्या था, एक मर्चेंट बाहर की कंट्रीज से अपने लिए खाने का सामान या फिर कुछ भी रहने का सामान मंगा सकता था, वो भी सस्ते दाम पे मंगा सकता था एज़ कम्पेयर टू वही सामान जो उसकी खुद की कंट्री में जितने दाम पे मिल रहा हो। तो जब ऐसा होने लगा तो जो रिच मर्चेंट्स थे वो तो काफ़ी खुश हो गए, बट जो बाकी के लैंडेड यानी एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे उन पे अलग इफ़ेक्ट पड़ा। उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी यानी वेल्थ आने लगी, यानी पैसा आने लगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि अब जो सामान वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि वही सामान सस्ते में बाहर से आ जा रहा है। दूसरा था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या था, कैपिटलिज्म एक सिस्टम था जो कि अर्बन सिटीज़ में चलता था, जहाँ पर एक ही बंदा सारा प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है, सारा पैसा उसी के पास जा रहा है। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास थी यानी इंडस्ट्रियल क्लास थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा रिच होने लगी। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे रूरल एरिया में यानी गांव के एरिया में, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग शहर की तरफ उन्होंने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया इन ऑर्डर टू गेट द जॉब्स। ठीक है, माइग्रेशन जब ज़्यादा होने लगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ने लगा और हमारे एग्रीकल्चर लेबर की कमी पड़ने लगी। ओके, नेक्स्ट, गिव 3 रीज़न। G77 यानी ग्रुप 77, ये वाला ग्रुप डेवलपिंग नेशंस यानी इंडिया जैसे नेशंस के द्वारा क्यों बनाया गया था। ठीक है, ये जो G77 ये जो ग्रुप बनाया गया था, ये बेसिकली जवाब था। किसका जवाब था, ये डेवलपिंग नेशंस का जवाब था। किसको जवाब था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम को जवाब था। ठीक है, जहाँ पर हमने अभी ब्रेटन वुड्स सिस्टम को डिस्कस किया तो हमने ये जाना कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था यानी ब्रेटन वुड ट्विंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनको बनाया गया था डेवलप्ड नेशंस के इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए। इनको तो पता ही नहीं था, इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि डेवलपिंग नेशंस की इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए। तो ये जो डेवलपिंग नेशंस थे उनको भी ये बात पता थी और उनको लगता था कि ये तो हमारी किसी तरह से मदद कर ही नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जिसमें जिसमें क्या होगा, हम एक ग्रुप बनाएंगे G77 का और उसके अंडर एक नया ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर बनाना मतलब क्या होगा, एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया सिस्टम बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद करेगा। उस नए सिस्टम का नाम रखा गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, अब क्या था, ये सिस्टम, ये जो ऑर्डर था नया एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इस सिस्टम का काम था बेसिकली क्या, जो डेवलपिंग नेशंस के नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर उनको कंट्रोल देना, बाकी की जो डेवलप्ड नेशंस है उनका कंट्रोल हटाना। ठीक है, दूसरा क्या था, डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद करना। फिर रॉ मटेरियल, कच्चा सामान अगर डेवलप्ड नेशंस को बेचते हैं तो उसका सही दाम दिलवाना। ठीक है, और तीसरा था बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब जो डेवलपिंग नेशन अपना सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड सामान, जैसे कि मान लीजिए कॉटन से इनने कपड़ा बनाया, तो उसको ज़्यादा पहुंचाना डेवलप्ड नेशंस में। ऐसा नहीं कि डेवलप्ड नेशंस क्या करें, टैक्स लगा दे कि अगर तुम हमारे यहाँ बेचोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने बोला नहीं, टैक्स ना लगवाएं और हमारा सामान उनके यहाँ पहुँच जाए ताकि हमारे लिए भी एक मार्केट बन जाए। ठीक है, कहाँ पर, डेवलप्ड नेशंस में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आखिर चैप्टर है गाइज, इसके बाद आपका ये रिवीजन खत्म हो जाएगा एंड आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा एंड यू आर विद मी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा। जो सबसे पुरानी जापानीज बुक है जिसका नाम था डायमंड सूत्रा, उसका आप एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही था कि वो 6 शीटों की बनी हुई किताब थी और उस पर वुड कट इलस्ट्रेशंस थे, मतलब लकड़ी को काट काट के कतर कतर के उन पर नक्काशी कर करके इलस्ट्रेशन यानी डिज़ाइंस, पिक्चर्स बनाए हुए थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विच सिटी ऑफ चाइना बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। चाइना की कौन सी सिटी थी जहाँ पर सबसे एक नए तौर पे और सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग होने लगी थी। ठीक है, एक नए तरह का प्रिंटिंग कल्चर वहाँ पर उभारा गया था, ऐसी कौन सी सिटी थी, तो चाइना में उस सिटी का नाम था शंघाई। ठीक है, यहाँ पर क्या था,
एक नया प्रिंट कल्चर आने लगा था। चाइना में प्रिंटिंग ऑलरेडी होती थी, बट अब यहाँ पर क्या था, वेस्टर्न स्टाइल की प्रिंटिंग होने लगी थी, जैसे वेस्ट में होती ना मशीनों के द्वारा, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग से अब मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था। फाइन। हाँ तो गाइज, जैसा कि मैं कह रही थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस प्रिंट कल्चर टू जापान, या फिर हाउ डिड द बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 to 770, एक्सप्लेन। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जापान में प्रिंटिंग किसने इंट्रोड्यूस करवाई। दूसरा, यही क्वेश्चन आंसर देते हुए बोलता है कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे उन्होंने कैसे चाइना से ये टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान लेके गए, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले था कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे उन्होंने प्रिंट कल्चर को जापान में इंट्रोड्यूस करवाया था। सिंस बुद्धिस्ट लोगों ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया तो सबसे पहले छपने वाली बुक भी क्या होगी, वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होगी। तो जापान में जो सबसे ओल्डेस्ट बुक थी जो कि प्रिंट करी गई थी 868 AD में, उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये कल्चर आगे बढ़ने लगा तो फिर कपड़ों पे प्रिंटिंग होती थी, पेपर पे प्रिंटिंग होती थी, कार्ड्स बनाए जाते थे। उस टाइम के जितने भी कवि पोएट्स होते थे वो प्रोज राइटिंग, पोएट्री राइटिंग किया करते थे, ठीक है, और उनको पब्लिश भी करवाए जाते थे जो कि बुक्स में मिलती थी। और ये बुक्स काफ़ी चीप हो गई थी, क्यों, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल इन 16th सेंचुरी एंड वाई। कौन सी ऐसी एशियन कंट्री थी जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर थी प्रिंटेड मटेरियल्स की, और क्यों। सबसे बड़ी प्रोड्यूसर प्रिंटेड मटेरियल की ऑफ कोर्स चाइना थी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट कल्चर जो था वो यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि चाइना में जो ऑटोक्रेसी यानी जो हमारा मोनार्क था, ये जो हमारे राजा थे, वो उस टाइम पे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर IAS IFS होते हैं ना, इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है। उसी तरह से उस टाइम पे चाइना में भी इनको सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवाया जाता था, ठीक है। अब उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक्स आती थी उसकी प्रिंटिंग कौन स्पॉन्सर करता था, इम्पीरियल स्टेट, मतलब राजा का दरबार इसको स्पॉन्सर किया करता था। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे ही 16वीं सदी आई वैसे ही हमारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ गए, मतलब UPSC की प्रिपरेशन करने वाले लोग बढ़ गए। जब ये बढ़ गए तो प्रिंटिंग का भी जो वॉल्यूम था, यानी जितने बड़े लेवल पे प्रिंटिंग होती थी वो उससे ज़्यादा हो गई। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। मतलब प्रिंट कल्चर ने ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से या जिसके थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब प्रिंट कल्चर का क्या योगदान था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सबसे पहला योगदान तो यही था कि जो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, लाइक रूसो, वॉल्टेयर, जॉन जॉक रूसो ऑफ कोर्स एंड वॉल्टेयर, इन लोगों ने जितनी भी राइटिंग्स थी, इनकी जो बुक्स थी वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, ठीक है, अब लोग उसे पढ़ सकती थी। ओके, नेक्स्ट था आपका, अब लोग क्या करते थे, ये जो थिंकर्स थे इन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या किया था, सबसे पहले चर्च को पे क्वेश्चन उठाया था। क्या क्वेश्चन उठाया था कि यही क्यों रूल कर रहा है, किसने इनको राइट दी। और दूसरा, डेस्पोटिक स्टेट पावर। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है कि मैं जो कहूँगा वही होगा, बाकी कोई रूल फॉलो नहीं होगा। ये वाली जो राजा की टेंडेंसी थी कि राजा ने एक बार कह दिया तो वही फॉलो होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राइट्स ऑफ पीपल, इस वाली बात को भी निगेट करने लगे और उन्होंने इसके बदले 3 आइडिया दे डाले। रूसो ने कहा था कि 3 तरह की चीज़ें एक कंट्री में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि होती है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, एंड फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, मतलब लोगों के बीच में प्यार हो, ठीक है, पीस हो। नेक्स्ट था, प्रिंट कल्चर ने क्या किया था, एक ऐसा माहौल बनाया था जहाँ पर क्या था, लोग डायलॉग और डिबेट्स में इन्वॉल्व होते थे। डायलॉग मतलब बातचीत करते थे राइटिंग के थ्रू, ठीक है, और साथ साथ डिबेटिंग करते थे। अगर कोई थिंकर है वो अपने आइडियाज़ को प्रिंट करवाते थे ताकि लोग उनको पढ़ सके, और जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए पढ़ा जाता था पब्लिक डोमेन्स में, ठीक है। ये किसी चाय के स्टॉल पे चले गए, यहाँ पर कुछ भी हो गया, किसी कैफ़े में बैठ गए, ठीक है। फिर क्या था, वहाँ पर जब ये आइडियाज़ डिस्कस होते थे तो लोगों को पता चलता था कि चर्च के क्या आइडिया है, चर्च क्या बोलता है, और ये सही है कि गलत है, ये उन पे छोड़ दिया जाता था कि यू डिसाइडेड। ओके,
नई जो लिटरेचर आने लगी उसने क्या किया, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने अब राजा को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो एक तरह से लोगों के पास ये बात पहुंचा रही थी कि राजा तो अपनी लेविश लाइफस्टाइल जीता रहता है, मतलब उसको जैसा जीना है बहुत रिचेस में जी रहा है, जिस तरह से जीना है वैसे जी रहा है, जबकि आम जनता क्या हो रही है, रोज़ रोज़ पिसती है, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बट एक्सेस किसके पास है, राजा के पास। हाउ कैन ही इन्जॉय अगर उसकी खुद की जनता इस तरह से पॉवर्टी में जी रही है। तो कार्टून्स क्रिएट किए जाने लगे, कैरिकेचर्स क्रिएट किए जाने लगे मोनार्की के खिलाफ, उनको दिखाया जाने लगा कि किस तरह से वो सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व है, मतलब अय्याशी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है वो पिस रहे हैं घून की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली एक मूवमेंट था, ये एक मूवमेंट था जो कि किसके खिलाफ था, कैथोलिक चर्च के खिलाफ था। कहाँ पे? रोम में। रोम इज़ इन इटली। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो कैथोलिक चर्च था ये मतलब सबसे पुराना चर्च का ऑर्डर है, ये इनके कुछ जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और लोगों की राइट्स के साथ सही नहीं बैठते थे। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे जिनको लीड कौन कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कैथोलिक चर्च के आइडिया पे आवाज़ उठाना स्टार्ट किया कि ये जो आप कह रहे हैं सारी बातें सही नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के आइडिया आने लगे, इसीलिए आज आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ कैथलिक चर्च एंड अदर इज़ प्रोटेस्टेंट चर्च। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में फाइट भी होती रहती है, विच इज़ वाई दिस प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन क्या हुआ था, ये कैथलिक बिलीफ के अगेंस्ट आया था। इसी के साथ हमारी ये PYQ सीरीज़ ख़त्म होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एंड डू अपडेट अस कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।